डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूं ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन, जो कि आपकी लिविंग सर्टिफिकेट या फिर मैं बोलूं कि आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम से आती है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये जो एप्लीकेशन है वो एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर मैं सभी एग्जामिनेशन की बात बोलूँ कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन सभी के लिए है ये, बट इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो एप्लीकेशन है आप सभी लोगों के लिए, अगर मैं बात करूं कि 6th से 12th तक के, तो सभी बच्चों के लिए काम आने वाली है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसे स्टार्ट करें तो देखिए, फर्स्ट में हमेशा टू द प्रिंसिपल दीप ज्योति विद्या निकेतन एसएससी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये। अब आपका स्कूल जो भी आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अगर आपके एप्लीकेशन में ही पहले से ही कोई भी स्कूल का नाम मेंशन है, और वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूं ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन। ये आपके 2 से 3 नाम से आती है, लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ आपका बोलूँ मैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि टू द प्रिंसिपल मैंने लिखा हुआ है दीप ज्योति विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि नाम मेंशन था क्वेश्चन में, मैंने वो लिखा है। अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ और नाम मेंशन है तो आप यहाँ पर वो लिखिएगा। ये नहीं कि मैंने लिखवा दिया कि यही स्कूल का नाम लिखना है तो आपको यही स्कूल का नाम लिखना है, या आपके सर टीचर ने जो स्कूल का नाम मेंशन करवाया वही लिखना है। जो आपके पेपर में आएगा वही नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पर एन लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर एन। अब यहाँ पर एन के बाद आप या तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखें। अगर आपके पेपर में ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखें, या फिर उसमें लिविंग सर्टिफिकेट है तो आप लिविंग सर्टिफिकेट लिखें, या इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखें। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कैसा आया है। अगर क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन जो बोलेगा आपको उसी का उत्तर देना है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम देखेंगे तो लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, इसके बाद आपका जो है कॉमा लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपका आधा मार्क्स काट लिया जाता है अगर आपकी एप्लीकेशन फुल टू सही है तो ये 5 नंबर का आपको 4.5 नंबर मिलेगा। तो कम से कम आपको ऐसा लिखना है कि आपके नंबर ना कटे। ठीक है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो दिस इज टू इन्फॉर्म यू, ये बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज है मैं बोलूँ तो, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ताकि बच्चे 5 में से 5 नंबर लेकर आ सके। अगर जो बच्चे बहुत सिंपल लैंग्वेज में से चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं उनके लिए बहुत शॉर्ट वाली एप्लीकेशन ले आऊँगी ताकि वो आराम से याद कर सकेंगे। ठीक है, बट ये थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, और जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं वो यह एप्लीकेशन लिखेंगे ना, तो इसमें 1 से मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आधा नंबर भी नहीं कटेगा आपका। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस इज टू इन्फॉर्म यू देयर, यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू that I am a student of class 7। अब यहाँ पर आपको 10th 11th 12th जो भी लिखना आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये सूचना दी जाती है, या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ कक्षा 7वीं का, कक्षा 10वीं का, कक्षा 9वीं का, जो भी है आप उसका छात्रा हूँ। अगर आप आगे देखेंगे, एंड आई वुड नॉट बी एबल टू कंटिन्यू एट योर स्कूल। देखिए यहाँ पर ये बताया गया आगे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ कक्षा 7वीं 10वीं का छात्रा हूँ, जो भी हैं आप, मैं आगे आई वुड नॉट बी एबल टू कंटिन्यू एट योर स्कूल, मैं अब आगे आपके स्कूल में कंटिन्यू जारी नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कारण देना चाहूँगा। माई फादर इज गेटिंग ट्रांसफर इंदौर टू भोपाल। यहाँ पर बताया गया कि मेरे पिताजी जो हैं ट्रांसफ़र ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? ट्रांसफ़र ले रहे हैं। कहाँ से? इंदौर से भोपाल। मतलब आप अभी तक इंदौर में पढ़ते थे, अब आप भोपाल। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, अगर आपको जो पेपर में जो भी नाम मेंशन है तो आप यहाँ पर वो लिखें, क्योंकि आप वहीं पर हैं अभी। जैसे उसमें लिखा मुरैना, ये वाला नाम ज़्यादा आता है, जैसे लिखा है मुरैना, तो आपको लिखना पड़ेगा मुरैना टू भोपाल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आप जहाँ है आपको वही लिखना है। अगर बाई चांस इसमें नाम मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पर जो नाम लिख रहे हैं वो लिख दीजिए, और अगर वहाँ पर भी आप अपने स्कूल का नाम मेंशन, स्कूल के नाम के साथ आपके गांव का, सिटी का, टाउन का नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड आई विल हैव टू कंटिन्यू स्टडी देयर, और मुझे अपनी आगे की पढ़ाई वहीं पर करना पड़ेगा। एज द सीजन इज गेटिंग ओवर एंड
वन वीक, वन वीक। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये जो सत्र है वो एक हफ्ते में खत्म होने वाला है। द सीजन इज गेटिंग ओवर वन वीक, इन अ वन वीक। यहाँ पर बोला गया है कि एक सप्ताह में ये सत्र समाप्त होने वाला है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिलीव मी। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे यहाँ से मुक्त कर दीजिए। रिलीफ मतलब होता है, अगर मैं फॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो मुक्त कर देना। फिर आप यहाँ आगे बोला है कि प्लीज़ काइंडली इश्यू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। प्लीज़ मेरा जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है उसे इश्यू करवा दीजिए, मतलब उसे निकाल दीजिए ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई आगे कर सकूँ एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी। मतलब आपने क्या क्या बोला कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अ, जो भी है आप, आई वुड नॉट बी एबल टू कंटिन्यू एट योर स्कूल, माई फादर इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पर जहाँ से भी ले रहे हैं इंदौर टू भोपाल लिखा है। अब जरूरी नहीं कि आप इंदौर टू भोपाल लिखें, जो नाम मेंशन है, जो नाम आपकी टाउन का आया है वो लिखकर फिर टू भोपाल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ आपको जाना है वो नाम मेंशन कभी नहीं होता है क्वेश्चन में, ठीक है। आई विल हैव टू कंटिन्यू स्टडी देयर, मुझे वहीं पर पढ़ाई अपनी आगे करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें बोलना है कि द सेशन इज, जो सत्र है, जो साल है वो समाप्त होने वाला है, तो हम बोलेंगे द सेशन इज गेटिंग ओवर इन वन वीक। मतलब जो सेशन है, जो साल है, जो सत्र है वो समाप्त होने वाला है एक सप्ताह में। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिलीव, मैं आपसे आज्ञा मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे रिलीव कर दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए। प्लीज़ काइंडली इश्यू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एज सम एज पॉसिबल। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपको मतलब कृपया करके मेरा जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो मुझे दे दीजिए, इश्यू करवा दीजिए, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी, एज सम एज पॉसिबल। एज सम एज पॉसिबल ये तो आप रट लीजिए, क्योंकि ये आपको फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में हमेशा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ अगर आप आगे देखेंगे तो आपको लिखना है थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली नेम XYZ क्लास 7th या 10th, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर नेम XYZ क्यों लिखा है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे, जैसे मैं बोलूँ क्लास 8, क्लास 10, क्लास 12, वो अपना नाम कभी मेंशन ना करें, एप्लीकेशन में वो गलत मानी जाती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर एप्लीकेशन में ये बताया गया है कि दैट यू आर अ, जैसे मैंने बोला कि यू आर अ कुशल एंड यू आर अ स्टडिंग इन, मैंने बोल दिया कि हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, एंड फिर मैंने बोला राइट अ एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, और क्या लिख दिया कि जो भी आपके, जिसके लिए भी लिखना है, एन एप्लीकेशन फॉर अ, जो भी आपको लिखनी है एप्लीकेशन, जिसके ऊपर से लिखनी है, और वो मैटर दे दिया आपको, तो फिर आपको यहाँ पर XYZ की जगह पे वही नाम मेंशन करना है जो आपके एप्लीकेशन में आया है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। दूसरी चीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस मैं बोलूँ तो जिस टू द प्रिंसिपल के जस्ट बाद आप जो स्कूल का नाम मेंशन कर रहे हैं, तो जो टाउन का आप नाम मेंशन कर रहे हैं ना, उसको आप आपके जो मैटर बनाएंगे आप रिस्पेक्टेड सर के साथ, तो उसमें फुलफी कंजक्शन की अगर एप्लीकेशन आती है तो हम लोग कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट में जैसे लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी मयाना MP। अब यहाँ पर आपको हमेशा ये लिखना है कि टू द प्रिंसिपल, फिर आपको जो भी नाम दिया है आप वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपने कोई रटा है, कोई आपके माइंड में है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोरखपुर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोभी, साइगन, जो भी आपने लिखा है, बट अगर पेपर में वही नहीं आया और आपको दे दिया कि दैट यू आर मतलब मैंने बोला कि यू आर जयंत शर्मा एंड यू आर स्टडिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मयाना, तो फिर कैसे लिखेंगे आप। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करिए। तो देखिए जैसे लिखा है कि फर्स्ट टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मयाना MP। अब यहाँ पर आगे देखेंगे आप लोग, तो सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर फुलफी कंजक्शन। एन एप्लीकेशन फॉर फुलफी कंजक्शन मतलब कि हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं किसके लिए, कि हमारी जो फीस है वो माफ़ हो जाए। मतलब हम आप सर से जो है प्रार्थना करने वाले हैं कि हमारी जो फ़ी है, हमारी जो मतलब आपकी जो फीस है उसको माफ़ कर दी जाए। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए आपने लिखा सर, फिर इसके बाद कॉमा लगाया, आई वेट टू से दैट, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, या फिर मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करती हुई कह रही हूँ दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं जो कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ,
ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल की। आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, मैं एक जो है ना एक अच्छी छात्रा रह चुकी हूँ, मतलब मैं शुरू से ही एक अच्छी छात्रा रहती हुई आ रही हूँ। एंड ऑलवेज फर्स्ट स्टैंड इन योर स्कूल, आपके स्कूल में हमेशा मेरा जो स्थान है वो हमेशा फर्स्ट स्टैंड रहा है। आप किसी भी क्लास में जाकर देख लीजिए, जो मैं हूँ वो हमेशा फर्स्ट आई हूँ। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी जो हैं, माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी जो हैं एक गरीब किसान है। एंड ही इज़ नॉट एबल, यहाँ पर अवेलेबल लिखा है, ही इज़ नॉट एबल लिखिएगा आप लोग। यहाँ पर मैं बताती हूँ, एक मिनट रुकिए। AVLE, एबल। My father is a poor farmer and he is not able to pay my fee. मेरे पिता जो हैं वो गरीब किसान है, तो वो मेरी फीस भरने में, मेरी जो फीस है मतलब जो वार्षिक शुल्क है वो भरने में असमर्थ है, या फिर वो समर्थ नहीं है। काइंडली ग्रांट मी इश्यू माई फुल फी कंजेक्शन, प्लीज़ आप मेरी जो फुल फी कंजेक्शन है, मतलब मेरी जो फी कंजेक्शन है, मतलब फी जो मेरी शुल्क है उसे माफ़ करवा दीजिए, आपकी जो भी है। इसके बाद आपको थैंक यू लिखना है। आप थैंक यू लेफ्ट साइड लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। पहले जो है राइट साइड में लिखा जाता था, बट अब हमेशा जो है आपका किस में लिखाया जाता है, लेफ्ट साइड में। तो आपने क्या सीखा, आई वैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, मैं जो हूँ आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ और कहता हूँ कि मैं जो 10वीं कक्षा का छात्रा हूँ आपके स्कूल का। आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट ऑलवेज फर्स्ट स्टैंड इन योर स्कूल, मैं हमेशा क्या हूँ, एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ और हमेशा जो है फर्स्ट स्टैंड लिया है, मतलब हमेशा उच्च नंबर पर आया हूँ, हमेशा क्या बोलते हैं उसको, उत्तीर्ण हुआ हूँ अच्छे मार्क्स से, अच्छे नंबरों से। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मेरे पिता जो है एक गरीब किसान है। एंड ही इज़ नॉट एबल टू पे माई फी, वो एबल नहीं है, वो समर्थ नहीं है कि वो मेरी फीस भर सके, पे कर सके। एंड काइंडली ग्रांट मी इश्यू माई फी कंजेक्शन, आप फुल भी लिख सकते हैं, फी भी लिख सकते हैं, तो मतलब आपको पूरी की पूरी शुल्क माफ करवानी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको आगे क्या लिखना है, योर ओविडेंटली, आप लिखेंगे भाई योर ओविडेंटली, नाम XYZ भी लिखा है मैंने, जयंत शर्मा भी लिखा है। अगर आपको नाम क्वेश्चन में प्रोवाइड है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आप ये हैं, तो आप यहाँ पर वो लिख दीजिए। अगर आपको नहीं दिया है तो आपको XYZ करके लिखना है, आपका नाम लिखने की गलती ना करें, ठीक है। फिर इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, बुक बैंक से कुछ याद आया आपको, आपके बुक बैंक में से आपके कोर्स की बुक क्या करवानी है, लेनी है, निकलवानी है, तो आप कैसे लिखेंगे एप्लीकेशन को, ये जानना बहुत ही कठिन होगा, या मैं बोलूँ इसका थोड़ा सा मैटर कठिन होगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ देखते जाएंगे तो आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। ये एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, बस आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और हिंदी जो मैं समझा रही हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से फोकस करें। अगर आपने हिंदी की इंग्लिश समझ ली तो आप आराम से जो एप्लीकेशन है उसको आराम से कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मुरैना। यहाँ पर मैटर हमेशा यही रहता है, देखो बच्चों हमेशा आपको टू द प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा। अगर आप 8th तक के बच्चे हैं तो आप हेडमास्टर लिखिए यहाँ पर, लेकिन अगर आप क्लास 8 तक नहीं पढ़ रहे हैं, आप 9th वाले हैं, 9 से 12 तक के बच्चे हमेशा प्रिंसिपल लिखें। और अगर आपका 8th स्कूल जो है हायर सेकेंडरी स्कूल में है तो आपको प्रिंसिपल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर आप क्लास 8 के हैं और अगर आप हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपकी जो प्राचार्य महोदय होंगे ना, जो हेड होंगे, वो भी प्रिंसिपल ही होंगे, क्योंकि वो 1 से लेकर 12 तक के बच्चों का जो है संरक्षण कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, तो वो प्रिंसिपल ही बोलते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बच्चों, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल मुरैना। अब आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, मतलब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं बुक बैंक को, क्यों लिख रहे हैं, आपको भी मैटर भी जमाना है कि क्यों लिख रहे हैं। बट हमेशा आप देखिएगा, हमेशा आप लोग देखिए कि सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, एन एप्लीकेशन फॉर। देखिए हमेशा ये रट लीजिए सेंटेंस को कि एन एप्लीकेशन फॉर, आप जिसके लिए भी लिख रहे हैं आपको वो लिखना है। फिर आगे देखते हैं बच्चों की सर, आप यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और अच्छा इंप्रेशन जाएगा आप सभी का, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, आई वेट टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि
आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, मतलब मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ क्लास 8 का, क्लास 12 का, क्लास 9th 11 जो भी है आप, उसका छात्रा हूँ आपके स्कूल का। आपने इतना बताया आपके प्रिंसिपल जी को, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना कौन सा बच्चा किस क्लास में कहाँ पढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो एप्लीकेशन लिखने का यही मोटिव रहता है कि आपको हर एक बात डिटेल में बतानी पड़ेगी। आपने क्या लिखा कि आई वैक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। अब आपको लिखना है मैटर की, आखिर आपको किस पर से एप्लीकेशन लिख रहे हैं और क्या वजह आ गई आपको प्रार्थना पत्र लिखने की, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, मैं जो हूँ ना एक गुड स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं एक अच्छा विद्यार्थी रह चुका हूँ। ये डायलॉग आपको हमेशा हर एप्लीकेशन में देना है, इससे एप्लीकेशन बढ़ती है। जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करता है आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी, वो ध्यान से चेक करेगा। लेकिन अगर आप जब ऐसे जमा कर लिखेंगे ना कि आई हैव अ गुड स्टूडेंट, फर्स्ट स्टैंड इन माई स्कूल, तो इसमें जो आपका इंप्रेशन जाएगा वो अगर आंख बंद करके भी चाहे तो आपको 5 नंबर में से 5 दे देगा, क्योंकि उसको पता है उसने जब छोटे छोटे पॉइंट सही लिखे तो और सारी जो क्वेश्चन आंसर में भी वो कई बार ऐसा सोचेगा कि यार जब उसने एप्लीकेशन ऐसी लिखी है तो क्वेश्चन आंसर में कैसे मिस्टेक कर सकता है। तो ये आपका एक ट्रिक है कि आप जो एग्जामिनर है उसको थोड़ा सा क्या है कंफ्यूज कर सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं आपकी अच्छी लिखावट और आपके लिखने के तरीके से, ठीक है। बोलते हैं ना गागर में सागर भरना, वही वाला काम है। अगर आप कम शब्दों में ज़्यादा अच्छा लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करने वाला है उसको इम्प्रेशन सही बैठेगा, ठीक है। तो जहाँ तक हम आ चुके हैं, कहाँ तक आ चुके हैं कि आई वैक टू स्टे दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट एंड फर्स्ट स्टैंड इन माई स्कूल। मतलब आपने बोला कि मैं एक कक्षा 10वीं का, कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूँ आपके स्कूल का, और मैं जो हूँ एक अच्छा विद्यार्थी रह चुका हूँ, और मैं क्या हूँ, और आपको ये बताना है कि मैं हमेशा जो है आपके स्कूल में फर्स्ट स्टैंड लाता हूँ, मतलब हमेशा उच्च नंबरों से पास होता हूँ, ठीक है। अब आपको बताना है, फिर से आपको ये बोलना है कि आपके जो पिताजी हैं वो पुअर फार्मर है। ये वाला डायलॉग आपको बुक बैंक फी कंजक्शन में आपको हमेशा लगाना रहेगा। किसमें? फी कंजक्शन, बुक बैंक, और एक और एप्लीकेशन आती है आपकी स्कॉलरशिप, या स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन में भी आपको यही डायलॉग चिपकाना है कि माय फादर इज अ पुअर फार्मर। तो ये है 3-in-1 एप्लीकेशन, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलर हर एक एप्लीकेशन दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने दी आप सभी को कौन सी एप्लीकेशन दी थी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, फिर इसके बाद मैंने आपको फी कंजक्शन सिखाया, फिर इसके बाद मैं आपको बुक बैंक की दे रही हूँ। इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मल एप्लीकेशन सिखाऊंगी जो आप किसी फॉर्मल व्यक्ति को लिख रहे हैं, ठीक है। वैसे ये भी फॉर्मल एप्लीकेशन है बट वो और ज्यादा फॉर्मल रहेगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि माई फादर इज अ पुअर फार्मर सो ही इज अनएबल टू पे टू बाय माई कोर्स बुक। मतलब आप बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी जो है गरीब किसान है, तो वो जो है असमर्थ है मेरी किताबें लेने में। क्या लेने में? किताबें लेने में। अभी आपको बोलना है कि काइंडली इश्यू माई कोर्स बुक, आप प्लीज़ मेरी कोर्स बुक की बुक मुझे अवेलेबल करवा दीजिए, मुझे चाहिए है। क्योंकि कहाँ से करवाना है ये आपको मेंशन करना है कि फ्रॉम बुक बैंक से। काइंडली इश्यू माई कोर्स बुक मतलब मेरी जो कोर्स की बुक है वो मुझे दिलवा दीजिए। कहाँ से दिलवाना है? बुक बैंक में। हर एक स्कूल में बुक बैंक होता है, नहीं होता है तो बड़े हेड में होता है, बट हमेशा होता है। तो अगर ऐसा है तो आप रियलिटी में भी ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है कि थैंक यू। फिर इसके बाद आप लिखेंगे बच्चे कि योर ओबीडेंटली नेम XYZ क्लास 12th 10th जो भी है भाई आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। बाकी हर एक बच्चा इस एप्लीकेशन को लिख सकता है। 9 से 12 तक के बच्चे आराम से लिख सकते हैं। ये हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि आपको कभी भी नंबर कटने नहीं देगी। और ओबीडेंटली की स्पेलिंग में मिस्टेक ना करें आप लोग। इसके बाद आप ये कॉमा लगाने में मिस्टेक ना करें और हमेशा रिस्पेक्टेड सर करके लिखें, ठीक है। तो मैटर आपको समझ में आ गया। एक बार मैं आपको फुल टू समझाती हूँ, मतलब फुल एक ही शब्द या मैं बोलूँ एक ही वाक्य में समझा देती हूँ कि आप आपके पिताजी जो है गरीब किसान है, इसलिए आपको बुक बैंक से बुक चाहिए। तो आप आपके सर को या आपके टीचर को, आपके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, मैं हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता हूँ। मेरे पिता जो है गरीब किसान है और वो एबल नहीं है, अनएबल है बाय करने में मेरी कोर्स बुक को, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे कोर्स बुक की बुक जो है बुक बैंक से क्या करवा दीजिए,
दिलवा दीजिए। फिर आपको बोलना है कि आप बहुत आज्ञाकारी स्टूडेंट है, योर ओविडेंटली नेम आपको जो भी प्रोवाइड है इस क्वेश्चन में वो लिख दीजिएगा। अगर नेम प्रोवाइड नहीं है तो आप अपने मन से XYZ लिखिए, अपने मन से ये ना लिखें कि किसी का नाम मेंशन कर दें। नाम अगर एप्लीकेशन में आता है, आपके क्वेश्चन में आता है, जब भी लिखें, ठीक है। सो ध्यान रखिए एप्लीकेशन बच्चों, लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन जो है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और कई बार ये एग्जाम में देखने को मिली है। किस टाइप से आती है, किस टाइप से लिखना पड़ता है, थोड़े से फॉर्मल वे में लिखना पड़ता है, क्योंकि आप आपके जिला कलेक्टर को एप्लीकेशन लिखेंगे, क्योंकि आपको ये बताना है। देखिए लाउड स्पीकर का मतलब क्या होता है, जो आपके आसपास शोर शराबा हो रहा है उसके विरुद्ध आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। लाउड मतलब तेज, स्पीकर मतलब कोई भी आवाज, कोई भी ध्वनि, कोई भी प्रतिध्वनि, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमें आपको ये पता होना चाहिए कि लाउड स्पीकर का मतलब क्या है, ठीक है। अब आपको लिखना कैसे, जैसे आप लिखते थे टू द प्रिंसिपल, तो आप लिखेंगे टू द कलेक्टर। अब जहाँ के भी कलेक्टर को आप लिख रहे हैं, जैसे रायसेन की लिख रहे हैं तो रायसेन, सीहोर की लिख रहे हैं तो सीहोर, नर्मदापुरम की लिख रहे हैं तो नर्मदापुरम, आप जिस भी कलेक्टर को लिख रहे हैं। और अगर एप्लीकेशन में कलेक्टर का नाम और कलेक्टर किस जिले के हैं वो मेंशन है तो आप बढ़िया वही लिखिए, कभी भी ये गलती ना करें। जो चीज़ एप्लीकेशन में प्रोवाइड है आपके क्वेश्चन में वो ही लिखें। तो आपने क्या लिखा बच्चों, टू द कलेक्टर रायसेन मैंने लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमेशा आप लोग याद रखिए कि हमेशा आपको ये डायलॉग चिपकाना है कि एन एप्लीकेशन इम्पैसिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। मैं आपको एप्लीकेशन क्यों लिख रही हूँ, इस लाउड स्पीकर के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, रेस्ट्रिक्शन करने के लिए कि आप इस पर कार्रवाई करें। इतना समझ आया आप सभी को। आपने क्या सोचा कि आपने क्या लिखा, टू द कलेक्टर रायसेन, वॉट एवर आपको जो भी लिखना है, आप जहाँ के भी कलेक्टर का लिख रहे हैं वहाँ का लिख दीजिए। फिर आप सब्जेक्ट में लिखते हैं, फुल लिखिएगा सब्जेक्ट का। मैंने अपनी कॉपी में लिखा है तो इसीलिए मैंने उसको पूरा नहीं लिखा है, तो आप सब्जेक्ट पूरा लिखें। अगेन बिकॉज, अब आपको क्या लिखना है भाई, सब्जेक्ट लिख लिया आपने लिखा कि एप्लीकेशन फॉर इम्पैसिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ कि एप्लीकेशन के जस्ट बाद आपको मिलेगा कि आपको किस पर से एप्लीकेशन लिखनी है। लाउड स्पीकर के ऊपर भी, मतलब साइड में भी लिखा आएगा कि इम्पैसिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर व्हाटएवर। तो ये आपको देखने को मिलेगा आपके एप्लीकेशन में। तो इतनी सारी एप्लीकेशन, मतलब इतने सारे आपको वर्ड्स याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैटर किस टाइप से लिखना है, और थोड़ी सी बड़ी एप्लीकेशन लिखें क्योंकि आप लाउड स्पीकर की लिख रहे हैं। तो जैसे मैं, आप सभी देख सकते हैं कि आई वैक टू स्टेट दैट, मतलब हमेशा आपको ये तो लिखना है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, या फिर आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट। फिर इसके बाद देखेंगे आवर बोर्ड एग्जामिनेशन आर एट हेड आवर। अब आपको बोलना है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम है आपके सिर पर है। जैसे हम बोलते हैं ना बोर्ड एग्जामिनेशन सिर पर है और आप लोग खेल रहे हैं, तो सिर पर ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम सिर पर रखा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, ऑब्वियसली बात है। फिर इसके बाद आपको लिखना है कि आवर स्टडी इज डिस्टर्ब, हमारी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है। जैसे अभी जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, या मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये आप लाउड स्पीकर सुन रहे हैं क्योंकि हमारे पास के स्कूल में एनुअल एग्जाम है, एनुअल फंक्शन है सॉरी, तो वहाँ पर लाउड स्पीकर लिखा। तो अगर आप इसके विरुद्ध लिखना चाहें तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए तो हम लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन लिखते हैं। तो सिंपल सा है, समझाने का तरीका समझिए कि इसलिए लिखा जाता है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्यों लिखा जाता है, आप एप्लीकेशन में घुसेंगे नहीं, और एप्लीकेशन में जब तक अंदर नहीं जाएंगे जब तक कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अवर स्टडी इज डिस्टर्ब टू मच ड्यू टू नॉइस मेड बाय लाउड स्पीकर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट। आपको बताना है कि आपकी जो स्टडी है बहुत हद से ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू नॉइस। किसकी वजह से? आपकी नॉइस की वजह से। नॉइस मतलब होता है शोर शराबा। इस शोर शराबा की वजह से आपकी जो स्टडी है वो डिस्टर्ब हो रही है। मेड बाय लाउड स्पीकर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट। और जो है ये लाउड स्पीकर जो है ना सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं और जो है आपकी लेट नाइट तक चलते हैं, मतलब कि देर रात तक चलते हैं, ठीक है। फिर आपको बोलना है कि लाउड स्पीकर ब्लेयर आउट भजन हर्ष म्यूजिक एंड एडवर्टाइज। आपको बताना है कि लाउड स्पीकर में आखिर चलता क्या है, आपको बताना है। तो लाउड स्पीकर में क्या चलता है? भजन चलते हैं, कुछ म्यूजिक चलते हैं, कुछ एडवर्टाइज भी चलती है, जैसे कि
जैसे कि कुछ भी एडवर्टाइजमेंट तो कुछ भी ले सकते हैं ना आप लोग, गोदरेज नंबर 1, तो एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी आ सकता है। वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी ड्यू टू लाउड नॉइज। तो आपको ये बोलना है कि इस सभी कारणों से जो नॉइज़ और भजन, हर्ष म्यूजिक एंड एडवर्टाइजमेंट, इन सभी कारणों से वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, हम अपनी पढ़ाई पर जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट इट मीन्स आप जो है ध्यान केंद्र नहीं कर पा रहे हैं आपकी पढ़ाई पर। ड्यू टू लाउड नॉइस मतलब इतने तेज शोर शराबे की वजह से। आई रिक्वेस्ट यू टू इम्पेस रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लीस्ट टिल आर एग्जामिनेशन आर ओवर। यहाँ पर बताया गया है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट दैट मीन्स मैं आपसे अनुग्रह करती हूँ, या फिर मैं बोलूँ कि प्रार्थना करती हूँ कि आप प्लीज़ इस पर कोई जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। किसके यूज़ पर? आपके शोर मतलब जो शोर शराबा है उसके ऊपर से कोई कार्रवाई करिए ताकि ये जो है बंद हो सके। एट लीस्ट, अगर आप हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते तो कब तक कर सकते हैं? एट लीस्ट टिल आर एग्जामिनेशन आर ओवर, जब तक हमारे एग्जामिनेशन मतलब हमारी जो पेपर है, जो हमारे एग्ज़ाम है वो खत्म नहीं हो जाते, जब तक आप इस पर कम से कम रोक लगा दीजिए। थैंकिंग यू। अब इसके बाद आप कुछ एडवांस में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा इन एंटीसिपेशन। यहाँ पर आप प्रिंसिपल की एप्लीकेशन लिखेंगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बट अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको लिखना है। अब आप इसमें एक कलाकारी ना करें कि क्लास 10th जो भी है, ऐसा नहीं लिखते हैं इसमें आपका नाम मेंशन किया जाता है कि मिस दीपिका साहू या फिर मिस जो भी है, आप मिस करके ना लिखें, तो आप अपना नाम खुद से लिख दीजिए। अगर आप किसी की मतलब जैसे कि एप्लीकेशन में ये आ गया कि आप किसी की वाइफ हैं तो आपको मिसेज जो भी हैं आप, उसके बाद आपको आपके हस्बैंड का नाम लगाकर लिखना पड़ेगा। भले ही आप बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे हैं बट वो आपको हाई स्टैंडर्ड का भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपको आपके एड्रेस मेंशन करना है, जब भी तो वो आपके एरिया में जो लाउड स्पीकर है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो आपको लिखना है जो भी आपका है कि न्यू कॉलोनी मार्केट गोरखपुर, जो भी आप लिखना चाहते हैं कि देवरी के वार्ड नंबर का लिख दें आप, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बताइए कि आपको इस एप्लीकेशन से, इन सारी एप्लीकेशन से कुछ हेल्प मिली या नहीं। और इन एप्लीकेशन के अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बुक बैंक, फुल्फी कंजेक्शन, इसके बाद आपकी लाउड स्पीकर, इसके बाद आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, इन एप्लीकेशन के अलावा आउट ऑफ एप्लीकेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी नहीं आती। क्लास 8 के स्टूडेंट है तो आप लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट की कर लीजिए। क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक बार लाउड स्पीकर की, और मैं आपको 3-in-1 एप्लीकेशन बनाना सिखाती हूँ कि 3-in-1 एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, जिसमें आपकी इंक्लूड रहेगी बुक बैंक, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और फुल्फी कंजेक्शन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इन 3 से आउट ऑफ नहीं जाती है। लेटर में आप लोगों को कल बताऊंगी, कल की वीडियो में आप लोग लेटर देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट लेटर है वो सारे मिक्सअप होके आएंगे ताकि आपको बार बार भटकने की ज़रूरत ना पड़े। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। और हमारे चैनल DS क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके।